अहम खबर, हिंद चीन कशीदगी के बीच हिंदुस्तानी फिजाइया की ताकत में इजाफा होगा। बेहद अहम खबर, जुलाई के आखिरी हफ्ते में हिंदुस्तान पहुंचेगा रफाल जंगी तैयारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जुलाई को पहुंचेगा पहला रफाल तैयारा। हिंदुस्तानी फिजाइया की जानिब से तारीख का जल्द होगा ऐलान। 36 रफाल में से 6 फाइटर की पहली खेप जुलाई में पहुंचेगी। तो हिंद चीन कशीदगी के बीच हिंदुस्तानी फिजाइया की ताकत में इजाफे के लिए बेहद अहम खबर, जुलाई के आखिरी हफ्ते में हिंदुस्तान पहुंचेगा रफाल जंगी तैयारा। और जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 27 जुलाई को पहुंचेगा पहला रफाल तैयारा। हिंदुस्तानी फिजाइया की जानिब से तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। 36 रफाल में से 6 फाइटर की पहली खेप जुलाई में पहुंचेगी। और चलिए, दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी संदीप बोल। संदीप, बेहद अहम खबर है और काफी मायने रखती है जो अभी हालात हम देख रहे हैं, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके के हालात अभी फिलहाल बने हुए हैं भारत और चीन के बीच में LAC पर, उसके मद्देनजर जो है ये रफाल जो है वो विमान फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि दुनिया के सबसे बेहतर फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है और वो भारतीय वायु भारतीय जमीन पर आ जाएगा। यानी कि जुलाई में भारतीय वायुसेना की तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी संदीप बोल से। और जिस तरह संदीप बता रहे थे कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में हिंदुस्तान पहुंच सकता है रफाल जंगी तैयारा, और अभी तक की जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक 27 जुलाई को पहुंचेगा पहला रफाल तैयारा। सबसे अहम बात यह कि जो अभी हम हालात देख रहे हैं हिंद चीन कशीदगी, उसके बीच हिंदुस्तानी फिजाइया की ताकत में इजाफे के लिए ये बेहद अहम खबर है। आपको बताएं कि 36 रफाल में से 6 फाइटर की पहली खेप जुलाई में हिंदुस्तान पहुंचेगी। एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी संदीप बोल से। संदीप, आपसे जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि काफ़ी अहम है और जुलाई के आखिरी हफ्ते में हिंदुस्तान को ये रिसीव हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, काफी लंबे समय से इसका इंतजार था कि भारतीय वायुसेना में एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट आए जो कि भारत की भारतीय वायुसेना की ताकत भी बढ़ाए और जो दुश्मन देश है उनको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहमाए भी। और अब जो है लगभग इंतजार खत्म हो गया है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में जो है भारतीय वायुसेना के पास रफाल आ जाएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है तारीखों का ऐलान वायुसेना की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि 27 तारीख को जो है ये विमान भारत आ सकते हैं। इससे पहले ये लग रहा था कि कोरोना के चलते हो सकता है कि इनकी डिलीवरी में देरी हो, लेकिन खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के रक्षा मंत्री से बात की थी और फ्रांस ने जो है सीधे तौर पर एक आश्वासन दिया था कि ठीक है, हम लोग जो है टाइम पे ही जो है इसकी डिलीवरी करेंगे और टाइम के तहत ही जो डिलीवरी इस विमान की होनी है। कुल मिला के 36 विमान जो है वो लिए जाने हैं और लिए गए हैं और जिनमें से 18 जो है वो फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे। बाकी जो है यहीं देश में जो है दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि ताकत में इजाफा होगा। और चीन और पाकिस्तान के अगर कंपैरिजन में देखें तो रफाल इस वक्त सबसे बेहतरीन जहाज है। दोनों देशों में इस तरीके के जहाज जो है अभी फिलहाल नहीं है जिस तरीके का जहाज जो है भारतीय वायुसेना में जुलाई के आखिरी हफ्ते में शामिल हो जाएगा। जी, तो बेहद अहम खबर हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बोल आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले में 10 अफराद हलाक हुए हैं। इनमें 4 सिक्योरिटी गार्ड, 1 पुलिस एहलकार और 1 शहरी शामिल हैं। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर दस्ती बम फेंका, अंधाधुंध फायरिंग करते हुए इमारत में दाखिल हो गए। पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंची, इमारत को मुहासरे में ले लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। जराये के मुताबिक दहशतगर्द जदीद असलहे से लैस थे। इनके पास बारूदी मवाद से भरी जैकेट्स मौजूद थी। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। जम्मू कश्मीर के सीनियर अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से
खुद को अलग कर लिया है। वाज़ेह है कि गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी थे। गिलानी ने इस सिलसिले में हुर्रियत को एक खत लिखा है। उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी किया। गिलानी ने मौजूदा हालात को हुर्रियत से अलग होने की वजह बताई है। उन्होंने अपने खत में लिखा कि हालिया वक्त में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से काफ़ी शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि हुर्रियत के हवाले से माली बेज़ाब्तियों, आपसी रस्साकशी और दीगर शिकायत लगातार मिल रही हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। इस ज़िमन में फोरम की तमाम इकाइयों को एक तफसीली ख़त के ज़रिए मुतल्ला किया गया है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। सईद अली गिलानी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस मुल्कगीर एहतजाज पर है। दिल्ली, पटना, रांची, लुधियाना, चेन्नई, अहमदाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में कांग्रेस कारकुनान मुजाहरा कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अरकान को हिरासत में भी लिया गया। वाज़ेह है कि पिछले 23 दिनों में पेट्रोल 9 रुपये और डीजल में 11 रुपये से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। इसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर सरापा एहतजाज है। और वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर सोनिया गांधी ने मरकज पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार आवाम से जबरन वसूली कर रही है। कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतज़ाम कर दिया है। यह सब तब हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रहे हैं। मैं आप सभी को यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फ़ायदा देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। यह अपने आप में जनता की मेहनत की कमाई से पैसा निकालकर खजाना भरने का जीता जागता सबूत है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, उनकी मुसीबत का फ़ायदा उठाकर मुनाफाखोरी न करे। पेट्रोल और डीजल की अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी ने सरकार द्वारा देशवासियों से जबरन वसूली का एक नया उदाहरण पेश किया है। न केवल यह अन्यायपूर्ण है बल्कि संवेदनहीन भी है। इसकी सीधी चोट देश के किसान, गरीब, नौकरी पेशा लोगों, मध्यम वर्ग और छोटे छोटे उद्योगों पर पड़ रही है। मैं आज कांग्रेस जनों और आप सभी के साथ मिलकर मोदी सरकार से ये मांग करती हूँ
कि कोरोना महामारी के इस संकट में बढ़ाई गई पेट्रोल डीजल की कीमतें फौरन वापस ले जाए। मार्च से आज तक की पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी को भी वापस ले। इसका फायदा देशवासियों को दिया जाए। आर्थिक संकट की इस कठिन समय में यह बहुत बड़ी राहत होगी। नाज़रीन, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस को मौका मिल गया है। कांग्रेस पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सरकार पर निशाना साध रही है। मुख्तलिफ शहरों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, पटना, रांची, लुधियाना, चेन्नई, अहमदाबाद। और इस सब के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर सियासी रस्साकशी भी जारी है। बीजेपी लीडर पेट्रोलियम वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पौंडीचेरी हो, उन राज्यों ने भी इन पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपया टैक्स भी लगाई है। 28 राज्यों ने अपने जो टैक्स कलेक्शन करते थे उसके ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। और मैं एक जिम्मेवारी के साथ इस विषय को कहता हूं कि जब विश्व में और विशेष करके हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा में, विकास के कामों में रिसोर्स की आवश्यकता होती है, तो सरकार ऐसे सारे व्यवस्थाओं को अपनाती है। इन्हें जिन राज्य सरकारों ने उसको बढ़ाया या केंद्र सरकार कुछ राशि इकट्ठा किया, आखिर ये करना क्यों पड़ा? इन दिनों में जीएसटी की कलेक्शन एक अपने सबके सामने है, क्या स्थिति है, कारोबार में दोबारा धीरे धीरे वापसी हो रही है। वो समय लगेगा, उस कष्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। हम उसको जिम्मेवारी के साथ संभालते हैं। ब्रेक के बाद खबर आंध्र प्रदेश से, जहां कोरोना के 793 नए मामले देखे गए हैं। इसके अलावा 11 मरीजों की मौत की खबर है। कोरोना से मरने वाले मरीजों में 5 का ताल्लुक करनूल से है, 2 का ताल्लुक कृष्णा जिले से, 2 नेल्लूर, विजयनगरम और मशरकी गोदावरी से। एक मरीज की मौत हुई है। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,891 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 30,216 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। साबिक रुकन असेंबली एम.ए. गफूर ने मरकज के तरीक़ाकार पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम कोरोना और बेरोजगारी से परेशान है। आवाम के मसाइल हल करने के बजाय मरकजी हुकूमत गैर ज़रूरी मसाइल में मसरूफ़ नज़र आ रही है। एम.ए. गफूर ने हर गरीब ख़ानदान को फ़ीकस 10-10 हज़ार रुपये की माली इमदाद की अपील की। बदनसीबी है कि मरकजी हुकूमत जो हमारे बुनियादी सवालात हैं उसके बारे में कुछ नहीं बात करती। एक दिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करती, एक दिन चीन के ख़िलाफ़ बात करती, एक दिन टेररिस्ट के ख़िलाफ़ बात करती, एक दिन बोलती कि टोटल ये मेक इन इंडिया आने वाले हैं, सरमायादार हिंदुस्तान भर आ रहे हैं बोल के बोलती। कोरोना के बारे में कुछ नहीं बोलती। कोरोना ऐसा फैल रहा है कि 4 लाख केसेस आ गए हैं। मेरे ख्याल से 1-2 महीनों में अमेरिका भी क्रॉस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अरे ऐसे माहौल में ये जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की होती है कि कोरोना को कैसा रोकना, लोगों को सेहत कैसा दिलाना, लोगों को भरोसा दिलाना। हम तुम्हारे साथ देते हैं, हम तुम्हारी मदद करते हैं बोल के कुछ भी नहीं, रियासतों के ऊपर जिम्मेदारी देदार कर आज वो बातें ये बातें फुसलाने के बाद में बात करके गैर जिम्मेदाराना तरीका मरकजी हुकूमत कर रहा है। इसकी मजम्मत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का पहला कदम है होना कोरोना को कैसा रोकना, कोरोना कैसा उसको बंद कराना, या नहीं तो पब्लिक कैसा मदद करना। पब्लिक कुछ भी मदद नहीं करते। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अर्ज कर रहा हूँ कि गरीब लोगों को एक घर को तुम्हें 10,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो।
अब 1 महीना 2 महीने फुर्सत से लड़ेंगे कोरोना से। कुछ भी नहीं, आमदनी नहीं, काम करने नहीं, रोजमर्रा जिंदगी तकलीफ है। कौन अस्पताल में गया तो देखने वाला नहीं। तो ऐसे हालात में कैसा जीना है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तानियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप। और रुख करेंगे विजयवाड़ा का, जहां मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इसहाक। आंध्र प्रदेश में क्या आदत शुमार है कोरोना के, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अब कोरोना को रोकने के लिए इक़दामात पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, ये ना देखा जाए तो आज जो है ना 793 केसेस जो है ना रिपोर्ट हुई है पिछले 24 घंटों में, जो कि 7,706 केसेस जो है ना आंध्र प्रदेश के है और बाकी जो है ना बैरूनी मुल्क और बैरूनी रियासत के जो है। अब टोटल जो है ना 13,891 पूरे आ गए हैं, जिसमें डिस्चार्ज हुई है 6,230 पर 2 और 180 लोग जो है ना इसमें डेथ हुई है। अभी जो है ना 7,470 पर 9 लोग जो है ना अस्पताल में जेरे इलाज है। देखा जाए तो लगातार वेस्ट गोदावरी, कर्नूल, कृष्णा, गुंटूर, ईस्ट गोदावरी, अनंतपुरम, इसमें लगातार इजाफा दिखाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में ज्यादा जो है ना वेस्ट गोदावरी में 113 केस रिपोर्ट हुए, वहाँ जहाँ गुंटूर में 98 और अनंतपुरम में 96 और जहाँ कर्नूल में 86 और कृष्णा में 52 और ईस्ट गोदावरी में 72। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है, जहाँ कर्नूल में 5 लोग पिछले 24 घंटों में मरे और कृष्णा में 2 लोग, नेल्लूर में 2 लोग और विजयनगरम वेस्ट गोदावरी में 1-1 लोग मरे। इस तरह से देखा जाए तो लगातार करीब 3 दिनों से जो है ना 700 से ज्यादा केसेस जो है ना पर डे रिपोर्ट हो रही है। वही जो है ना सैंपल से जहाँ बढ़ रहे हैं वही लोग, अब तक देखा जाए तो 8,70,000 पर 2,000 सैंपल जो है ना अभी तक किया गया और हुकूमत के तरफ से रोजाना 20,000 सैंपल्स का जो मुहिम चल रहा है वो चल रहा है। और भी जहां मोबाइल किट्स वगैरह रख के जो है ना और भी ज्यादा सैंपल्स करने की हुकूमत की इंतजामिया की तरफ से कोशिश की है। वहीं जहां अब 1 तारीख को जो है ना जगन हुकूमत की तरफ से एम्बुलेंस सर्विस 108 और 104 को लाया जा रहा है पूरे 1,000 एम्बुलेंस सर्विस में, जिसमें 650 तो बेहतर इंतजामात की जानिब भी कोशिश की जा रही है, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। बंगाल से खबर है, जहां कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र हुकूमत ने लॉकडाउन में 31 जुलाई तक तोसी करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कम से कम मुसाफिर ले जाने की हिदायत जारी की और ऐसे में प्राइवेट बस मालिकान ने हुकूमत से बस किरायों में इजाफे का मुतालबा किया। ताहम हुकूमत ने इस मुतालबे को तस्लीम न करते हुए सब्सिडी देने का ऐलान किया, जिसे नाकाबिल कबूल करार देते हुए प्राइवेट बस मालिकान ने बस न चलाने का फैसला कर लिया है। चलिए कोलकाता का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शबाना एजाज। शबाना, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस सब के बीच में आम लोग अपनी माशी जिंदगी को भी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस मालिकान की ये कोशिश भी शायद इसी का एक नतीजा दिखाई दे रही है। क्या कुछ और तफसीलात? जी है ना, अनलॉक के साथ लॉकडाउन है कोलकाता बंगाल में, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से दफ्तर खुले हैं, बाजार खुले हैं, मार्केट खुले हैं, तो पूरा एक तरह से जो है वो हर चीज़ ओपन हो चुका है। तो लोग जो है वो वापस लौट रहे हैं अपने कामकाज की तरफ। और ऐसे में जब ट्रेनें बंद हैं, जब लोकल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्हिसार लोगों को बसों पर करना पड़ रहा है। और जिस तरह से बंगाल में कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं, अब तक जो है 572 एक दिन में अगर कोरोना के मरीज़ सामने आए हैं, तो ऐसे में अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल है। 17,000 से ज़्यादा कोरोना के जो है वो मरीज़ सामने आए हैं बंगाल में। तो ऐसे में जो सूरत हाल है, हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि बसों में या जो कैब चलाए जा रहे हैं, जो टैक्सियाँ चलाई जा रही हैं, उनमें भी सवारियां कम से कम हो। तो हिदायत को मानी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ बस मालकान बस किराए में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि वो फी बस 15,000 रुपये सब्सिडी देंगी, लेकिन बस मालकान इस सब्सिडी को नहीं मान रहे हैं। और अब जो आज सुबह ही कुछ बसें चलाई गई थी, प्राइवेट बसें, लेकिन फिर ये सर्विस बंद कर दी गई है और लोग जो है वो अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं। हालांकि हुकूमत के साथ बातचीत चल रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है वो लगातार मुख्तलिफ यूनियन के साथ के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे
कि लॉकडाउन में तोसी की गई है, लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन क्या लॉकडाउन में तोसी के साथ सख्ती भी नजर आ रही है ताकि कोरोना पर कुछ तो काबू पाया जा सके वहां? जी है ना, हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि जो लोग भी बगैर मास्क के नजर आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस को जो है वो इस ताल्लुक से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जो है वो इख्तियारात दिए गए थे। लेकिन जिस तरह से कोलकाता में भीड़ भाड़ नज़र आ रही है, खासकर शहर में आप देखें, और कई लोग ऐसे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं लोग बाज़ारों में कि वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में हुकूमत ने जो दावा किया था कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें जुर्माना देना होगा, उसकी कहीं ना कहीं कली खुल रही है। हालांकि कुछ इलाकों में पुलिस का पहरा बैठाया गया है, लेकिन जिस बड़ी तादाद में पुलिस के एहलकारों को तैनात करना चाहिए था मुख्तलिफ इलाकों में, उनकी कमी है। और शायद इसकी वजह ये भी रही होगी कि जिस तरह से पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, तो ऐसे में हुकूमत के लिए भी एक बड़ा मामला सामने आया है कि जिस तरह बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं और फिर एक बड़ी तादाद क्वारंटाइन में जा रही है, जो भी पुलिस स्टेशन में इस तरह का मामला हो रहा है। तो ऐसे में पुलिस एहलकारों की भी कमी है और यही वजह है कि सेवक पुलिस की जो है वो खिदमात ली गई है, लेकिन इन सेवक पुलिस को वो इख्तियारात नहीं दिए गए हैं जो आम तौर पर कहा गया है कि जो मास्क नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ जुर्माना होगा। हमने जिस तरह से देखा था कि लॉकडाउन में बगैर किसी ज़रूरत के जो लोग दस्तावेजात नहीं दिखा पा रहे थे, ऐसी गाड़ियों को जब्त किया गया था, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती। एक रकम जो है वो मखसूस कर दिया गया था कि जो है वो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। तो उस तरह की कार्रवाई पर हुकूमत जो है वो गौर फिक्र कर रही है, क्योंकि जिस तरह से मामला कोलकाता में, खासकर बंगाल में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ी है। खुद कल कोलकाता में जो बंगाल में कोरोना के मरीज 10 से ज़्यादा मरीज जो है वो हलाक हुए हैं, उनमें 7 मरीज कोलकाता के हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से बेदारी मुहिम शुरू में देखने को मिली थी, अब जो है वो मुहिम भी बहुत ही हम कह सकते हैं कि वो ढीली पड़ गई है सरकार की कोशिश। और शबाना अगर कोरोना की बात कर रहे हैं तो इस पर हो रही सियासत का भी हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे। जी, सियासत तो हो रही है और जिस तरह से लॉकडाउन के मियाद में तौसीक की गई, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं, बगैर मास्क के निकल रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। सियासी जमातों को ये भी देखा जा रहा है कि कई सियासी जमातों की तरफ से रैलियां निकाली जा रही हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, जिनमें हर पार्टी शामिल है। और कोरोना को लेकर एक तरफ सियासत भी हो रही है। कई ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिस पर बीजेपी का ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत जो है वो कोरोना के मरीजों की तादाद छुपा रही है। तो एक तरह से बंगाल में सियासी हलचल जो है वो तेज़ हुई है। अब भले ही वो कोरोना को लेकर ही सियासी हलचल जो है वो तेज़ हुई, क्योंकि बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में हर सियासी जमात जो है वो आवाम के पास जो है वो रहना चाहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरोना के मामले को लेकर आप सियासत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसके सुझाव के लिए जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मरीजों को परेशानी हो रही है, उसके रोकथाम के लिए सियासी जमातें, हालांकि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और हर एक सियासी जमात जी शबाना, तो लगातार मगरबी बंगाल में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उसके खिलाफ क्या कुछ वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इक़दामात उठाए जा रहे हैं, उस पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी।